यस। सुनो, यस, तो शुरू करने जा रहे हैं नया सब्जेक्ट जो बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, पर्सनली मेरे लिए भी बहुत दिल का करीब सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा एकदम। और एज ए सीए, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब्जेक्ट नहीं सीखा तो क्या सीखा, तो ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब इसके सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्कोरिंग है ही है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज़्यादा काम आने वाला एफएम और एसएम बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से, मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट के एंगल से। ओके, और तो ठीक है, जो नए उनके लिए बोल देता हूँ, माई सेल्फ सीए मकरन जैन। बस बस, थैंक यू सो मच। पता नहीं तुमने किस लिए बनाई बजाई टालिया, लेकिन थैंक यू सो मच। अच्छा, सीए के लिए बने, बिल्कुल बिल्कुल। तो तालियां बजाने के लिए थैंक यू। और तालियां तो वैसे बजनी चाहिए, क्यों? क्योंकि 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 मैंने एक चीज तुमको बताई थी उस दिन, फिर से बताता हूँ। जब 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 1000 लोग सीए का एग्जाम देते हैं, तो फाउंडेशन का पास रिजल्ट पता अपने को 25%। कितने लोग? 25 लोग फाउंडेशन क्लियर हुए फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, 250 ओके, 100 नहीं है, 1000 लिया अपन, 250। तो 250 लोग क्लियर हुए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, अब ये 250 लोग क्या देते हैं? इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में, और ये इंटर क्लियर होते हैं इसमें से 10% बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट। अब 25 आया, ये लोग 25 फाइनल देंगे, और ये फाइनल क्लियर होते हैं 10%, 2.5 लोग, बोथ ग्रुप्स। ये बोथ ग्रुप्स का रेशियो है फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब 1000 लोगों में 2.5 लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो जाते हैं शुरू से लेके एंड तक, शुरू से लेके एंड तक। इतना कम रेशियो है, और वो रेशियो में हम भी है, तुम भी आओगे कभी ना कभी, है ना? तो इसमें इसमें आने के बाद मतलब गर्व तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, एक दो अटेम्प्ट लग भी गए तो फर्क नहीं पड़ता है वैसे, क्योंकि एट द एंड अपना एंड गोल वही है। मैंने काफ़ी लोग देखे, मतलब मेरे ऑफिसेस में, जिसको अटेम्प्ट एक दो ज़्यादा लगे, लेकिन उनका पोजीशन फ्रेशर से, मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले उनके एज के थे, उनसे ज़्यादा पोजीशन ऊपर था। तो अटेम्प्ट कभी कभी मैटर नहीं करता है, बस मैटर करता है कि कितने सही टाइम पे तुम आ गए हो सही इस पे। ठीक है, तो ग्रुप 2 का लास्ट वाला सब्जेक्ट जो तुम्हें बताना बाकी था वो शुरू करने जा रहे हैं, एफएम, जिसका फुल फॉर्म है, मित्रों बोलो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसा मैनेज करना है। ठीक है, पैसा मैनेज के लिए कमाना पड़ता है, तो पहले कमाने तो दो, फिर मैनेज का सीखेंगे ना। ठीक है, देखो पहले क्या करते हैं अपन, दूसरों का मैनेजमेंट सीखते हैं, तब जाके खुद का करेंगे। ये वो क्या होता है ना, तुम्हें पता होगा, कोचिंग अगर अच्छे से कर पाओगे क्रिकेट की वगैरह जो भी हो, तो बैटिंग अच्छे से होगी ना, है ना? अभी कैप्टन्स को मालूम होगा आईपीएल के वजह से कोचिंग करनी पड़ी होगी। मीत को जरूरत नहीं, तेरी टीम बहुत अच्छी है। नचिकेत ने बहुत कोचिंग की होगी। ठीक है, सुनो, तो बेसिकली ये था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अपने को पैसे मैनेज करना सीखना है। वैसे देखो, पैसों की बचपन से ही पैसे की आवड़ तो लगी जाती है। कोई रिलेटिव्स घर पे आके जाते, और जाते हो क्या देते, अपने को पैसे देते हैं, तो अच्छा लगता है ना, ऐसे नहीं 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 करके ले लेते अपन, है ना? शुरू से ही होता है वो, पैसे लेना बहुत पसंद है, पिगी बैंक में डालना, जमा करना, फिर उसका कुछ करना। मतलब मुझे तो बहुत आदत थी, मैं लगभग 6-7 से था, तब से पैसे जमा करता था, और तभी पता नहीं था इसलिए मैं पीपीएफ में जमा करवाता था। मेरा अकाउंट खुलवा लिया था मैंने पापा को बोल के, तब मैं पीपीएफ में जमा करवाता था। और लकीली 7th स्टैंडर्ड में स्कॉलरशिप मिल गई थी, तो फिर उसके पैसे भी आया करते थे। तो क्या हुआ? ओके, और फिर उसके बाद फिर तो अपना नॉर्मल 11वीं 12वीं, उसमें तो खर्चा करने का ही काम किया, खाने पे। कॉलेज रोड के हर एक शॉप्स ट्राई कर लो। तो क्या बोला? किसके साथ? दोस्तों के साथ। किसके साथ जाते? ओके,
तो फिर उसके बाद मेन शुरू हुआ आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप में मैंने जैसे तुम्हें ग्रुप 1 में भी शेयर किया है, खर्चा जो भी वो घर से ले लेने का, क्योंकि जब तक अपन इंडिपेंडेंट नहीं होते ऑब्लिगेशन किसका, पैसा भरने का, घर वालों का, है ना। तो अपन स्टाइपेंड कमाते हैं फिर भी पैसा किससे लेना है, घर वालों से लेना है, ठीक है। तो पूरा पैसा अपना खर्चा पानी का लेंगे। स्टाइपेंड का क्या करोगे, लेकिन इन्वेस्ट, खर्चा नहीं करना है। आ जाएगा मिल जाएगा तेरे को। तो देखो सिंपल है, इन्वेस्ट करना खुद से सीखना बहुत जरूरी है। और आजकल के जनरेशन में मतलब हर एक, भले वो लड़का हो लड़की हो, मैंने जनरली देखा लड़कियां कम इन्वेस्ट करती है, क्योंकि हमारे साथ जो लड़कियां थी वो बहुत कम थी जो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखती थी। उनको शॉपिंग में बहुत इंटरेस्ट हुआ करता था। मतलब हम मुंबई थे ना, तो एक आधे वीकेंड आया तो चलो स्ट्रीट्स पे जाके आते शॉपिंग, उनको उसमें बहुत इंटरेस्ट हुआ करता था। लेकिन इन्वेस्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लिटरली इन्वेस्ट करने को इतना मजा आता था, तुम्हें ये होगा, मुझे मेरा है ना फेरी था अपना, हॉस्टल से लेके स्टेशन मेरा 1 किलोमीटर का था डिस्टेंस, ठीक है। नेहा किधर थी तू? ओके, तो मेरा हॉस्टल से लेके रेलवे स्टेशन 1 किलोमीटर का रास्ता था। और देखो नासिक मुंबई में फर्क ऐसा है, नासिक में मेरा घर और क्लास भी 1 किलोमीटर ही था जब मैं इंटर को जाता था। पर कभी मेरे को अगर गाड़ी नहीं कुछ नहीं तो मैं दोस्त को बुलाता था, लेने आ रहा गाड़ी नहीं, तो तभी 1 किलोमीटर भी ज्यादा लगता था कि बहुत ज्यादा है। और मुंबई में वो रोज का था, मतलब उधर हॉस्टल से इधर जाने को 20 रुपए का रिक्शा करना पड़ता था। तो वो देने को प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मैंने सोचा यार रोज के 20-20 दूंगा तो महीने के 600 रुपए इन्वेस्टिंग को कम हो जाएंगे। तो फिर मैंने वो हिसाब से रोज 10 मिनट जल्दी उठ के वॉकिंग जाना शुरू किया था, इससे स्टेशन से, अपना हॉस्टल से स्टेशन। तो वो उससे वॉकिंग जर्नी, वॉकिंग भी हो जा रही थी और इन्वेस्ट सेविंग भी हो जा रही थी। तो ये सेविंग का इन्वेस्टमेंट करना, कौन सी जगह पे किधर करना, ये तुम खुद से सीखना। और ये कब तुम एनालाइज कर पाओगे, अगर ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकली अच्छे से पढ़ोगे। और बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब डेफिनेटली मजा आएगा तुमको। तुम्हारा ग्रुप 2 का वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट यही बनने वाला है, ठीक है, गारंटी। क्योंकि इतना प्यारा सब्जेक्ट है, मतलब मजा आएगा तुमको। क्योंकि एज ए कॉमर्स स्टूडेंट, अच्छा भरत सर बोले एसएम बना। एक ही सब्जेक्ट है ना, एफएम एसएम, ठीक है। हाँ आते वक्त के भी 20 वो भी बचा लेता था। नहीं, पर कोई दोस्त कभी ऑटो ले ही रहा है तो उसके साथ बैठ जाने का, और फिर अरे यार छुट्टे नहीं। ठीक है। जाते वक्त दोस्त नहीं मिलता ना, आते वक्त बहुत लोग होते हैं ना उधर। ओके, ये क्या चल रहा है? अगली बार मेरे को लगता है बेंचेस रखते ही नहीं अपन। ओके, तो एफएम की बात करते, देखो अभी एफएम का आज इंट्रोडक्शन कर रहे हैं अपन कि क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या सीखने मिलने वाला है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे तो। एफएम एसएम लिटरली तुमको सच्ची में अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके जो टॉपिक्स है ना रियल लाइफ से रिलेटेड काफ़ी है। थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच भी ऑब्वियसली रहेगा ही, क्योंकि वो नहीं किया तो फिर इंटर ही पास नहीं हुए तो आगे कितना ही प्रैक्टिकल नॉलेज का क्या करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज तभी यूजफुल होगा जब अपना दिखाने को भी हो। एट द एंड वो एग्जाम भी मैटर करता ही है, सिर्फ नॉलेज मैटर नहीं करेगा। तो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच भी होने ही वाला है। वैसे तुम्हें बुक तो मालूम ही, अपनी जैसे एडवांस अकाउंट्स की थी एफएम की भी वैसी ही होने वाली, ठीक है। मॉड्यूल, आरटीपी क्वेश्चंस पिछले 10 अटेम्प्ट के, पास्ट ईयर क्वेश्चंस पिछले 10 अटेम्प्ट के, ये सारे अपन क्लास में और होमवर्क में मिला के कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा कवरेज हो जाने वाला है, इसके बाहर कुछ नहीं आता। इस बार का भी एफएम का पेपर बहुत ईजी आया था, ठीक है, लगभग उसी स्टैंडर्ड से पेपर आया था। एफएम के साथ ईएफएफ पहले हुआ करता था, जो हटा के अभी एसएम कर दिया है, ओके, वो एक चेंज है बस। और इंपॉर्टेंट चेंज, एमसीक्यू। एफएम में पहले एमसीक्यू थे ही नहीं, ठीक है। अभी मेरे दोनों सब्जेक्ट ऐसे जिसमें पहले एमसीक्यू थे ही नहीं और अभी एमसीक्यू डाल दिए गए हैं। तो एफएम के एमसीक्यू बनाने को मेरे को और भी मजा आएगा, क्योंकि मतलब नहीं आउट ऑफ सिलेबस एक भी नहीं रहेगा। अकाउंट्स आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं डाला था मैंने। कौन से? हाँ सीएफएस का थोड़ा नहीं, सीएफएस के थोड़े गुस्से गुस्से बना दिए थे मैंने, बाकी पेपर्स के अच्छे थे।
अरे मतलब यस तो मैं क्या बोल रहा था इसके एमसीक्यू में बहुत मजा आएगा। देखो एफएम ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि तुम्हें कोई प्रोविजन है जो पूछ लिया एमसीक्यू में, तुम चार ऑप्शन में से प्रोविजन देख के लगा दो, जैसे लॉ टाइप्स। एएस में क्योंकि प्रोविजंस होते हैं तो एएस में वैसे टाइप के एमसीक्यूज पूछना पॉसिबल है, लेकिन एफएम में एमसीक्यूज आएंगे तो प्रैक्टिकल ही आएंगे मोस्ट प्रोबेबली, मतलब सॉल्विंग करना पड़ेगा। जैसे डीटी के केस स्टडी टाइप आते हैं ना, थोड़े वैसे टाइप के, मतलब तुम्हें सॉल्विंग करके आंसर बताना पड़ेगा चारों ऑप्शंस के एमसीक्यू में से। तो एमसीक्यू उस कारण से इम्पोर्टेंट है। और मतलब एमसीक्यू कब अच्छे से आएगा, जब कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, भले ही अपन मेन क्वेश्चन तो भी सॉल्व कर पाएंगे, कंसेप्ट थोड़ी बहुत भी क्लियर नहीं फिर भी, लेकिन कंसेप्ट क्लियर है तो ही एमसीक्यू अच्छे से कर पाएंगे। और बेस्ट पार्ट ये है कि इंस्टीट्यूट का कोई भी मटेरियल है ही नहीं एमसीक्यूज के लिए, अब तक इंस्टीट्यूट ने इशू ही नहीं किया है। तो इसको तुम एडवांटेज भी मान सकते हो, डिसएडवांटेज भी मान सकते हो। तो क्या क्या एडवांटेज कैसे कि तुम्हारे साथ जो भी बैठा है पूरे इंडिया में किसी को नहीं मालूम है कैसा एमसीक्यू आने वाला है ना। तो मॉड्यूल में है पर वैसे टाइप के आते नहीं है, मॉड्यूल में थोड़े थ्योरेटिकल बेस्ड है, वैसे आएंगे नहीं, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, चलो अभी एफएम में है क्या पढ़ने, क्या पढ़ने वाले। तो देखो जनरली जब भी इंट्रोडक्शन होता है तो अपन चैप्टर का एक एक नाम लेते हैं, समझते क्या होता है, लेकिन वैसे नहीं, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो इंटरेस्टिंग वे से इंट्रोडक्शन करेंगे, इंटरेस्टिंग वे से मजा आएगा। चलो अभी कुछ नया बिजनेस खोलते हैं, अपन ने ग्रुप 1 में चीनू का बिजनेस खोला था, अभी ग्रुप 2 में दूसरे का बिजनेस खोलेंगे। किसका खोलना है? नहीं रुको, किसका खोलेंगे? कोई इधर ऐसा है कि तुम में से जो साइंस के क्लासेस में भी इंटरेस्टेड होता है? लड़कों में कि उनके क्लास का आलोक ना, किधर गया वो? चलो आलोक का बिजनेस खोलते हैं। बस रे, आलोक का बिजनेस है, ठीक? नहीं ओके, देखो आलोक का बिजनेस है, अभी आलोक का बिजनेस सोचते हैं, कोई तो क्रिएटिव बिजनेस। अभी आलोक का ऐसे था ना, उसका नहीं उसका आलोक के कोई स्पेशल पर्सन का क्लास साइंस में था, ठीक है? तो सुनो ना, अभी उसके साइंस कौन? सच्ची क्या? सॉरी चलो बस इधर ध्यान दो, अभी बस खो मत जाओ बहुत सारा स्टोरी में, इधर ध्यान दो। देखो साइंस में अभी उसको हुआ क्या, अभी उसको पता करना था यार ब्रेक्स होते कब है, क्योंकि वो कॉल करता था और चालू क्लास में कॉल नहीं उठा सकते, तो उसको पता करने के ब्रेक्स कब होते। तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि उसको लगा कि मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जिसको पता करना होता होगा कि अलग अलग क्लासेस के ब्रेक्स कब है, ताकि वो अपने दोस्तों को मिल सके। तो उसने एक ऐप डेवलप करने का सोचा, एक ऐप बनाएंगे जिसमें सारे क्लासेस रजिस्टर्ड होंगे और हर एक क्लासेस का ब्रेक उसमें दिखेगा कि इस क्लास का ब्रेक इतने बजे पे। तो ऐसा फाड़ू आइडिया उसके दिमाग में आया, ठीक है? अभी देखो सिर्फ आइडिया से काम चलता है क्या? क्या लगते है? पैसा, फंडिंग। तो फंडिंग लेने के लिए आलोक आया संवेद के पास, ठीक है? अभी संवेद बोला कि ठीक है, काम की तो चीज बना रहा है तू, मेरे भी काम में आ जाएगी। तो संवेद बोला ठीक है, फंडिंग मैं कर दूंगा। तो फंडिंग के लिए सबसे पहले आलोक को जाना पड़ा फंडिंग के लिए, ओके? तो अभी फंडिंग जाने के लिए इसके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं, इक्विटी रेस करो, डेट रेस करो, ठीक है? ये सब ऑप्शंस होते हैं। तो कितना इक्विटी, कितना डेट, ये सोचना पड़ेगा, है ना? ये सोचना पड़ेगा, तो उस हिसाब से वो रेस करेगा। अब ये कैसे सोचेगा, क्या सोचेगा, वो काफ़ी डिटेल में वो देखेंगे अपन। तो ये सोचना पड़ेगा उसको, कितना इक्विटी, कितना डेट, फिर उसमें भी डेट की कॉस्ट क्या है, इक्विटी की कॉस्ट क्या है, ये सब भी देखना पड़ेगा। कौन सा महंगा फंड्स है,
कौन से सस्ते फंड्स है, इसलिए कौन सा इशू करना है, तो ये दोनों एक साथ देखना ज़रूरी है। फिर पैसे आ गए, पैसे आ गए तो पैसे लगाएगा अभी बिजनेस में, कुछ से एसेट बनाएगा और कुछ से वर्किंग कैपिटल में डालेगा। वर्किंग कैपिटल मतलब रोज के धंधे में लगने वाले पैसे, तो बाकी उसने वर्किंग कैपिटल में डाले, बाकी वो रोज के धंधे में लगाएगा, है ना। रोज के धंधे में पैसे लगाएगा तो अभी उसको एनालाइज करेगा बाद में कि बराबर बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, पैसे कमाएगा। पैसे कमाने के बाद शेयर होल्डर्स को पैसे बांटेगा, डिविडेंड, और एक्स्ट्रा पैसे बच गए, बहुत तगड़ा चलने लग गया ऐप, सब यूज करने लग गए, ठीक है। हर यंगस्टर के फोन में देखो तो वही ऐप है, तो अगर वो ऐप बहुत यूज होने लग गया तो तगड़ा पैसा कमा रहा है, तो ये पैसे कहीं इन्वेस्ट करने को देखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आलोक करेगा, और इसके साथ साथ बिजनेस आगे बढ़ाना है तो और कुछ एनालिसिस करेगा, रेशियोज देखेगा, क्या मेरे रेशियोज सही है, फाइनेंशियल रेशियोज, मेरे वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड रेशियोज, ये सब चेक करके लेवरेज, लेवरेज एक ऑल टुगेदर नया वर्ड है तुम्हारे लिए, ये भी देखेंगे। ये सारी चीजें एक बिजनेसमैन को जो देखनी चाहिए वही सब तुम्हारे टॉपिक्स बन के आ गए, वही सब। इन्वेस्टमेंट डिसीजन नाम का टॉपिक है, डिविडेंड डिसीजन नाम का टॉपिक है, वर्किंग कैपिटल नाम मैनेजमेंट नाम का टॉपिक है, कैपिटल स्ट्रक्चर नाम का टॉपिक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम का टॉपिक है, रेशियो नाम का टॉपिक है, लेवरेज नाम का टॉपिक है। ये 7 टॉपिक्स तुमको एफएम में सीखने मिलने वाले हैं, जो एक बिजनेस से रिलेटेड है, काफ़ी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, ठीक है। एक बिजनेस को लगने वाली सारी चीज़ें एक सब्जेक्ट में कवर्ड है, तो ये सब तुमको सीखने मिलने वाला है एफएम में, ठीक है। एक बिजनेस से रिलेटेड ये सारी चीज़ें, रेशियो एनालिसिस, लेवरेज, जिसमें से पहले अपन शुरू करने वाले हैं लेवरेज, कल से शुरू करेंगे नया टॉपिक। तो आज किसी ने बुक्स लाई नहीं होगी तो कोई बात नहीं, बस कुछ चीज़ लिखने वाले एंड में, वो तुम लिख लेना, और कल से नई बुक याद से लेके आना, क्योंकि नोट्स मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें कोई ऐसे कंसेप्ट बुक है नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस ही अपने नोट्स में, तो मैं लिखवाऊंगा तुमको कंसेप्ट्स, बहुत मतलब स्टेप्स वाइज कैसे सोचना चाहिए ये सब, ठीक है, जो तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे। तो शुरू से अच्छे से मेंटेन रखना, किसी को अलग अलग कलर्स यूज करने तो करते रहना, रेफरेंसिंग होनी चाहिए, क्वेश्चन जब भी करते हो तब रेफरेंसिंग कैसी देनी है वैसे तुमको पता ही होगा। तो रेफरेंसिंग दोनों जगह पे, ये नोटबुक है और ये क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक पे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहे हैं नोटबुक में, तो क्वेश्चन बैंक में रेफरेंस इस चीज का देना है कि नोटबुक के कौन से पेज पे ये सॉल्व किया है, पेज 180 फॉर एग्जांपल, और नोटबुक में ये रेफरेंस देना है कि ये क्वेश्चन बैंक के कौन से पेज पे, पेज 26, ऐसे दोनों जगह पे क्रॉस रेफरेंसिंग। जैसे 11th कॉमर्स के बचपन में तुमने सुना होगा, जर्नल में एक कॉलम बनता है LF और लेजर में एक कॉलम बनता है JF, है ना, क्रॉस रेफरेंसिंग, दोनों एक दूसरे का क्रॉस रेफरेंसिंग देते हैं, वैसे तुम्हें इसमें करना पड़ेगा। ओके चलो, तो ये सारी बेसिक सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन था। अभी थोड़ा आगे बढ़ते और इसमें और देखने वाले अपन को क्या क्या है। यस, कितने पेजेस की? शायद आई थिंक 200 पेजेस की 2 बुक्स में काम हो जाएगा, ठीक है, आई थिंक उसमें काम हो जाएगा तुम्हारा। यस, थ्योरी है ना। अच्छा, एफएम का मैं पेपर पैटर्न तुमको बता देता हूँ। पहले के इसमें से अभी के इसमें से क्या चेंज है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 से लेके 6, पहले ऐसा पैटर्न था एफएम का। क्वेश्चन 1 20 मार्क्स कंपलसरी, क्वेश्चन 1 20 मार्क्स कंपलसरी, क्वेश्चन 2 से लेके 6 हर एक क्वेश्चन 10-10 मार्क का, हर एक क्वेश्चन 10-10 मार्क का। उसमें 2 से लेके 5, ये कितने क्वेश्चन हुए, 2 3 4 5, 4 क्वेश्चन कंपलसरी प्रैक्टिकल 10 मार्क के, और क्वेश्चन 6 थ्योरी 10 मार्क का। तो जनरली सबका एक ये होता था एफएम पढ़ने को, थ्योरी पढ़ते ही नहीं थे, वो ऑप्शन में डाल देते थे पहले से ही, ठीक है। अभी न्यू स्कीम है, यू नेवर नो, हर एक क्वेश्चन में थ्योरी ना डाल दे वो। जैसे फाइनल के एसएफएम में था, फाइनल में भी सब्जेक्ट है एसएफएम, उसके हर क्वेश्चन में थ्योरी होती है 4-4 मार्क की, क्योंकि लोग थ्योरी छोड़ ना दे। तो न्यू स्कीम का पेपर पैटर्न पता नहीं है ना, तो वैसे भी फॉलो हो सकता है। और अभी पहले 60 मार्क्स था, जैसे तुम देखोगे 20 इधर और 4 क्वेश्चन 10-10 मार्क के, अभी हो गया है 50, ठीक है, एक क्वेश्चन कम हो गया है, तो 10 मार्क कम होके चैप्टर्स उतने ही है। एक छोटा सा एकदम एक दिन का टॉपिक था वो हटा दिया, तो लिटरली कुछ नहीं हटाया मतलब, तो 50 मार्क के लिए उतना ही सिलेबस है, जैसे तुम्हारे साथ हर सब्जेक्ट में हुआ है, ठीक है। सेम सिलेबस रखा, एक्स्ट्रा सिलेबस करके मार्क्स कम कर दिए। तो न्यू स्कीम में वही प्लान था उनका, 2 सब्जेक्ट्स हटाने के लिए ऐसे सब प्लानिंग की। यस,
व्हाट डज इट मैटर? सेम है यार, मतलब हर कंसेप्ट पे क्वेश्चंस होंगे ही ना। हाँ, अकाउंट्स जैसा नहीं एग्जैक्टली इसके क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं। अकाउंट्स में फॉर्मेट बनाओ बड़े बड़े क्वेश्चंस, इसमें वो सब नहीं होता है। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन, मतलब बहुत बड़े नहीं है। सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वगैरह, उसके थोड़े बड़े होते हैं क्वेश्चंस। तो ऐसे वे से चलेगा एफएम अपना। दूसरा भी एमसीक्यू, हाँ मैं उस पर आने वाला था। एमसीक्यू अभी 50 मार्क बोला तो 15 मार्क तो एमसीक्यू हो गए। 15 मार्क एमसीक्यू हो गए तो 35 मार्क ही बचे डिस्क्रिप्टिव को, जो बहुत कम है। मतलब अभी टॉपिक्स इतने हैं और हर एक टॉपिक पे लगभग 10-10 मार्क का बनता था। तो अभी उसमें से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और वर्किंग कैपिटल दोनों बड़े टॉपिक्स है, तो दोनों पे 10-10 मार्क का तो बनता ही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो बचे 15 मार्क ही अभी। 15 में 5-5-5 3 चैप्टर्स मैनेज कर सकते। फिर वो लेवरेज हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और ऑप्शन मिलाएंगे। तो ऐसे मतलब कंफर्म नहीं अभी। पहले ऐसे था कि एफएम का हर चैप्टर आता ही था, क्योंकि नंबर ऑफ टॉपिक्स भी उतने ही थे, क्वेश्चंस भी उतने ही थे, तो लगभग हर टॉपिक आता ही था हर बार। अभी वैसे नहीं होगा, अभी कुछ ना कुछ छूटने वाला है, ठीक है। क्योंकि 35 ही मार्क डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन एमसीक्यू में सब कवर हो सकता है, ठीक है। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं वो जो डिस्क्रिप्टिव में नहीं पूछा। तो इसीलिए रिस्क मत लेना। एफएम खासकर स्कोरिंग रहेगा अगर कंसेप्चुअली शुरू से ध्यान दोगे तो। और एंड में एमसीक्यूज डिस्क्रिप्टिव वो पैटर्न कैसे भी हो सकता है, तो प्रिपेयर्ड अपन ने होना चाहिए, ठीक है। और टाइम भी उतना है, इसको कम टाइम लगता है जनरली 2 मंथ्स, और उसके ऊपर में 5-10 दिन पकड़ू तो 70 दिन का सब्जेक्ट है, बहुत टाइम नहीं लगता है इसको। तो अभी अपन शुरू कर रहे हैं तो लगभग फेब फर्स्ट वीक तक मैक्स पकड़ लो, खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं 2.5 घंटे लेने वाला हूँ रोज एफएम, तो आई होप जैन एंड तक हो जाए, ठीक है। जैन एंड तक हो जाए ऐसे मैं होप कर रहा हूँ, तो जनरली खत्म हो ही जाएगा। और एसएम छोटा है, एसएम तो एफएम से भी छोटा है, ठीक है। तो एसएम तो उससे पहले हो जाएगा, 45 डेज में लगभग हो जाता है। एसएम तो और भी छोटा है। ऑडिट भी बहुत बड़ा नहीं है 100 मार्क्स के हिसाब से, ऑडिट भी एफएम जितना ही चलता है। सिर्फ कॉस्टिंग एक रहेगा जो ग्रुप 2 में तुमको थोड़ा बड़ा है, बाकी तो सब लगभग छोटे छोटे सब्जेक्ट्स ही। ओके चलो अभी आगे बढ़ते हैं। बोल क्या हुआ? ओके ईशान बोल। शिवानी, अरे बाप रे, नहीं रे, वो तो मैं ही भूल गया अभी, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन याद ही नहीं। ओके कनिष्का क्या कर रही है? फोन है ना उधर? कल से क्यों? ओके देखो अभी कुछ चीजें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने से पहले सॉरी, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने से पहले जो पूरे एफएम में काम में आती है, उसके पहले बताता हूँ कि रियल लाइफ में कैसे काम में आता है। जैसे रिसेंट एग्जांपल लेते हैं। रिसेंट एग्जांपल, हमने कार बुक की ना, तो कार बुक करते वक्त तो खुश है, तो कार बुक करते वक्त अभी ऐसा था कि लोन लेना चाहिए या नहीं। अभी हमारे पास तो पैसे नहीं थे तो लोन लेना ही पड़ेगा। तो तो बाकी लोग, मतलब जैसे तुम जैसे लोग, अभी तुमको कार लेनी है तो पैसे पड़े हुए, तो अभी लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो सोचना पड़ेगा, ठीक है। अभी बहुत जगह अपन पूर्वज से या अपने पिछले दादा नाना या बहुत बहुत लोग के पापा भी, मतलब उनका थिंकिंग ऐसे होता है कि लोन लेना ही नहीं चाहिए, लोन बहुत बुरा है ना, लोन विन नहीं चाहिए, आज ही कैश दो ले लो एक साथ। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या लोन लेना सही है हर बार या डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स ऑन क्या क्या बोले तुम लोग? ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बहुत अच्छा वर्ड है, क्या से सीखा? इकोनॉमिक्स, यस, डिपेंड्स ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये 10 लाख अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर देखो, फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख की गाड़ी है, ठीक है, तो मैंने 10 लाख का लोन नहीं लिया तो 10 लाख घर से उठा के देने पड़ेंगे। अगर मैं ये पैसे गाड़ी में नहीं लगाता
तो इन पैसे का क्या करता, वो मुझे सोचना पड़ेगा। अगर ये पैसों पे फॉर एग्जाम्पल ये 10 लाख में कहीं इन्वेस्ट करता और उस पर 12% कमाता, ये 10 लाख में कहीं इन्वेस्ट करता और उस पर 12% कमाता, जबकि मेरे को लोन मिल रहा है 8% पे, तो मैं अगर ये कहीं इन्वेस्ट कर दूं तो मेरे को 1,20,000 मिलेंगे साल के, और मेरे को 80,000 ही इंटरेस्ट भरना है ना। तो मेरे लिए लोन लेना बहुत अच्छा है, ये पैसों पे मैं कमाने वाला हूँ दूसरी जगह पे, तो लोन लेना हुआ बहुत अच्छा है। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग जिसके पास बहुत पैसे है, तो तुम्हारे ऐसे ही तिजोरी में पड़े रहते हैं 10 लाख, ठीक है। तो तिजोरी में 10 लाख पड़े, और ये 10 लाख का तुम कुछ नहीं करने वाले, बस इसे रोज देख के खुश होते हो, वाह, ठीक है। तो तो ये 10 लाख ऐसे ही पड़े, तो ये 10 लाख का कुछ करने नहीं वाले हो, तो तुम्हारे लिए लोन लेना अच्छा है या बुरा? अच्छा, फिर बुरा है, फिर बुरा है। देखो ये 10 लाख का तुम कुछ कर नहीं रहे हो, उससे अच्छा 10 लाख की गाड़ी ले लो और वो देख के खुश हो, है ना। फुल फालतू इंटरेस्ट क्यों भरना है? तो ये एक चीज जो रियल लाइफ प्रैक्टिकल में बहुत काम में आता है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज देखो, अगर अपन ने 1 करोड़ का लोन लिया आज, रुको मेरे लिए बड़ी अमाउंट है, 100 रुपए का लोन लिया, 100 रुपए का लोन लिया, तो और 100 का एफडी, ठीक है। दो ऑप्शंस देखते हैं, दो ऑप्शंस देखते हैं, सुनना। फॉर एग्जांपल ये लोन मैंने 2 सालों में चुका दिया 50-50 करके, तो अभी इस पे इंटरेस्ट लगाते हैं अपन 2 सालों का। ईयर 1 ये लोन पे ईयर 1 10% ले लो इंटरेस्ट, ईयर 1 पे 10 रुपए इंटरेस्ट लगेगा पूरे लोन अमाउंट पे। फिर मैं 50 रिपे कर दिया, 50 और 10 का इंटरेस्ट 60 रिपे कर दिया, 60 रुपए रिपे कर दिए, 50 का लोन और 10 का इंटरेस्ट। तो मेरा अभी लोन कितना बचा है? बस 50। तो 50 के लोन पे मेरे को ईयर 2 का इंटरेस्ट लगेगा 10% 5, तो ये 55 मैंने रिपे कर दिए। तो तुम चेक करोगे तो मैंने कितने रिपे किए? 60 और 55, 115 रिपे किए 100 के लोन के लिए, मतलब 15 क्या भरा मैंने? इंटरेस्ट। लेकिन अगर मैंने 100 की एफडी बनाई आज, तो अभी 2 सालों में एफडी देखो 10% ही, रिटर्न सेम, रिटर्न सेम। एफडी मेरे को 10 रुपए देगी, फिर 110 हो जाएगा, अगले साल ये 110 पे 10% देगा एफडी, 11 रुपए मिलेंगे, 121। देखो इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग की जादू। मैं अगर ये सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एफडी बनाता हूँ तो मेरे को 21 रुपए रिटर्न मिल रहा है, सेम इंटरेस्ट सेम रेट, जबकि लोन का अमाउंट रिपे करते वक्त मेरे को 15 रुपए ही एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, है ना। देखो चेक करो, 15 रुपए ही एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं इंटरेस्ट का, लेकिन जब मैं एफडी बना रहा हूँ तो मेरे को 21 मिल रहे हैं। ये कंपाउंडिंग की जादू होती है। लोन रीपे किया गया है, लोन रिड्यूसिंग इस पे लगते रहता है, जैसे जैसे बैलेंस कम होता है, ईएमआई अपन भरते रहते हैं, तो लोन का ये कम होते रहता है आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट कम 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 होते जाता है। और एफडी का इंटरेस्ट कंपाउंडिंग की वजह से बढ़ते जाता है, जैसे जैसे अपना प्रिंसिपल इंटरेस्ट बढ़े, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट भी मेरा एफडी का पार्ट बन जाता है, फिर उस पर और इंटरेस्ट। तो ये कंपाउंडिंग की जादू है जो एफएम तुम्हें सिखाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अभी ये कंसेप्ट भी तुम समझना, ये कंसेप्ट के वजह से क्या होता है, जिसके पास पैसा है ना, जिसके पास पैसा है, अमीर और अमीर बनता है इस कंसेप्ट की वजह से। क्योंकि जो अमीर है ना, वो उसके पैसे एफडी में या कहीं बाहर लगाएगा और लोन लेगा, और लोन लेगा मतलब लोन लेके क्या करेगा, इंटरेस्ट कम भरेगा और उन पैसों पे ज़्यादा कमाएगा, इसलिए अमीर और अमीर बनते रहता है। और जिसके पास पैसे ही नहीं है, फिर उसको लोन का इंटरेस्ट ही चुकाना पड़ जाता है, उसको इन्वेस्ट करने को कहीं पैसे है ही नहीं, ठीक है। जो अमीर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपये है, तो मैं 100 इन्वेस्ट भी करता हूँ और 100 का लोन ले लेता हूँ, मतलब मैं ये 100 लगाता नहीं हूँ जहाँ पे लग रहा है, मैं 100 का लोन ले लेता हूँ और 100 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे 21 मिल रहा है, यहाँ पे भरने 15 ही है एक्स्ट्रा। ऐसे वैसे वर्क करता है। यस, हाँ, हाँ, वही हो गया ना, इन्वेस्टमेंट ही किया है ना, मतलब तूने, बिल्कुल। यस, हाँ, तूने लोन लिया, हाँ हाँ, अगर तू उसी पर्पस के लिए लोन लेता है ना, जैसे कार लोन कार के लिए लेते, तो सिक्योरिटी कार होती है,
होम लोन होम के लिए लेते हैं, तो लोन लेते वक्त सिक्योरिटी रखनी पड़ती है ना, तो वो बात तेरे को लोन सैंक्शन ही नहीं करेगी बैंक। तू सिक्योरिटी बैंक को बोलेगा मैं रखता हूँ बाद में सिक्योरिटी, और तू लेके भाग गया तो बैंक क्या थोड़ी ऐसे दे दी, थोड़ी देगी। कोई अगर अच्छा आदमी रहा तो बैंक दे देती, विजय माल्या जैसा। बिल्कुल बैठेगा, इस पे टैक्स सेविंग भी होगी, देखेंगे अपन आगे। ठीक है, नचिकेत को क्या हो गया? फीस में क्या काम करेगा बोल? इंटरेस्ट चार्ज करूं मतलब मैं? हाँ, इसीलिए डिस्काउंट होता है ना। यस, देखो हम क्या करते थे मालूम है, एक्चुअली जाने दो अभी, तुम निकाल लोगे उससे। जो डिस्काउंट मिलता है ना, जो डिस्काउंट मिलता है उससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट की जा सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हारे दो ग्रुप की फीस 39 मतलब ऐसे धीरे धीरे हमको 78 मिलेंगे, लेकिन हमने बोला आज कैश दे दो 75 दे दो, तो 3000 का जो डिस्काउंट दिया है वो हमने ये 3 महीनों के पीरियड के लिए दिया है, मे बी 3 या 6 महीने। तो ये 3000 का जो डिस्काउंट है 6 महीने के लिए दिया गया है, तो हमने क्या सोचा होगा कि हम 75,000 पे इतना कमा सकते हैं, तो ये 3000 हम मे बी 75,000 पे कमाने वाले होंगे। तो हमारा परसेंटेज में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाफ ईयरली फिर एन्युअली वैसे निकाला जा सकता है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, उसके हिसाब से डिस्काउंट प्लान किया जाता है कि अगर मेरे को आज मिल गए तो मैं कितने कमा पाऊंगा उस पर, तो उसके हिसाब से डिस्काउंट उससे थोड़ा कम दिया जाता है। ठीक है, जनरली ऐसे वर्क करता है। ये देख हमारा बिजनेस ऐसा है कि इन्वेस्ट रोज नहीं करना पड़ता कुछ, इन्वेस्टमेंट ये है ना, तो हमको नहीं इन्वेस्टमेंट, हम दूसरी जगह इन्वेस्ट करते। कौन बोला है? डिस्काउंट देना, तो वही ना देख, डिस्काउंट अगर तू फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग बिजनेस है, ठीक है, इसका क्वेश्चन सुनो कि अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो डिस्काउंट कितना दे। फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग बिजनेस है, जैसे नॉर्मल होलसेलर हूँ मैं, और मैं 2 महीने का क्रेडिट देता हूँ लोगों को कि 2 महीने बाद आराम से पैसे दे, तो अगर वो पैसे आज के आज मिल जाते तो मैं मेरे बिजनेस में डाल दूंगा, है ना, ट्रेडिंग वाले वही करते। तो बिजनेस में डालने से फॉर एग्जांपल मेरे को उस पर 12% मिलता है इंटरेस्ट, 12% रिटर्न मिलता है साल का, तो अगर उसको 2 महीने पहले जल्दी देने का पैसे, तो मैं उसको 2% डिस्काउंट दे सकता हूँ 2 महीने के, है ना, 12 महीने के मैं 12% कमाता हूँ बिजनेस में, तो 2 महीने जल्दी पैसे दे दे, 2% डिस्काउंट ले जा, वैसे मैं बोल सकता हूँ सामने वाले डेटर को। तो वैसे कैलकुलेट किया जाता है डिस्काउंट कि मेरे लिए उस डिस्काउंट का क्या यूज है, और जो ये बिना कैलकुलेट किए डिस्काउंट देता है वो गलत है, वो फाइनेंस नहीं जानता है, फिर उसका नुकसान हो रहा होगा, फिर वो भाई डिस्काउंट मत दे, उसको बोलना पड़ेगा। अगर कोई डिस्काउंट देके, मतलब फॉर एग्जांपल डिस्काउंट देके जल्दी कम पैसे ले लिए, लेकिन उन पैसों का कुछ किया ही नहीं, या वो पैसे आधे टाइम ऐसे ही पड़े थे, तो गलत किया भाई, फिर तो लेट पैसे ले। और तुम्हारे एंगल से भी तुम सोच सकते हो, मतलब एफएम जानने के बाद तो सोचना ही चाहिए कि फीस मैं आज दूं या धीरे धीरे दूं। अगर मैंने आज नहीं दी फीस तो ये 75,000 मेरे को 6 महीने काम में आएंगे, 3 महीने, सॉरी 3 महीने, ये 75,000 मेरे को 3 महीने काम में आएंगे। ठीक है, और ये 3 महीने में मैं इस पर कितना कमा पाऊंगा, क्या 3,000 से ज़्यादा कमाऊंगा, तो फिर मैं टप्पे टप्पे में फीस दूंगा, नहीं तो मैं 3,000 से कम कमा पा रहा हूँ अगर उस पर 3 महीनों में, तो पूरा आज ही दे दूंगा। ये कैलकुलेशन रियल लाइफ में बहुत काम में आता है। और जैसे मुझे मेरा भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल याद आता है। LIC सुना है तुमने, लाइफ इंश्योरेंस? हमारे घर के हर एक घर में कोई रिलेटिव होगा जो LIC में होगा, या खुद के भी हो सकते घर में। तो मेरी मम्मी की कोई मासी है, तो वो LIC की इसकी थी, LIC के एजेंट। तो वो मम्मी के बहुत पीछे लगी थी कि पॉलिसी निकाल, एक मेरी तरफ से पॉलिसी निकाल, पॉलिसी निकाल, और मासी थी तो हक से बोलती थी बार बार। तो वो 2-3 बार मतलब घर पे आके गई, मम्मी को समझा के गई, और मम्मी ऐसी होती कन्विंस हो जाती बहुत जल्दी। मतलब मम्मी को लगा कि हर महीने बस 5-5 हज़ार भरने, 15 साल तक भरो, 20-30 लाख मिलेंगे, मम्मी खुश हो गई। तो उसके बाद मम्मी ऐसी होती पापा को भी मना लेती, तो मम्मी ने पापा को भी मना लिया। तो फिर पापा मेरे को पूछ रहे थे ऐसा ऐसा करना है,
तो मैंने बोला रुको 2 मिनट, मेरे को एक बार देखने दो क्या है। तो फिर मैंने किया क्या, वो पॉलिसी में जितना अमाउंट पे करना है, फॉर एग्जाम्पल 5,000 पे करने वाले, 5,000 पे करने वाले, और 10 साल बाद, फॉर एग्जाम्पल 10 साल बाद तुमको मिलेंगे 10 लाख। तो अभी ये इस हिसाब से तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, 5,000 तुम हर महीने पे करोगे, हर महीने पे करोगे, और ये 5,000 की 10 साल बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं 5,000 इस मंथ इन्वेस्ट करता हूँ 8% पे, तो 10 साल इस 5,000 के कितने मिलेंगे 10 साल बाद, अगले 5,000 के कितने हो जाएंगे। तो ऐसे कर करके 10 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू निकालूंगा, ये 5,000 की। फॉर एग्जाम्पल कोई रेट लूंगा, 8% लिया मैंने, तो 8% मैंने रेट लिया और वो 10 लाख से ज़्यादा आया। मतलब मैं 5,000 एफडी में भी रखता हूँ ना 8% के, तो भी 10 लाख से ज़्यादा मिलता था। तो मैंने पापा को बोला देखो पापा, अपन 5,000 इसमें भी इन्वेस्ट करें एफडी में, तो ये 10 लाख से ज़्यादा मिलेंगे। ये 7% ही दे रहे LIC वाले, उनका सिर्फ 7% था। अच्छा, लोगों का पर्पज़ अलग होता है, वो उसमें लाइफ कवर भी मिलता है, तो अगर लाइफ कवर मोटिव हो तो फिर तो लेना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर लाइफ कवर ऑलरेडी लिया हुआ इन्वेस्टमेंट पर्पज ले रहे हो, तो फिर वो 7% 8% से ऊपर नहीं देते। सोचो ना, LIC इतनी कैश रिच बिजनेस क्यों है, कितना कैश है उनके पास, LIC के पास। भारत में कोई भी डूबा LIC और SBI आता है उनको संभालने को, इतना कैश है उनके पास, बहुत ज़्यादा कैश। क्योंकि सब इतने लोग प्रीमियम भरते हैं, क्लेम बहुत कम लोगों का होता है, और किसी का क्लेम हो भी गया तो भी बाद में पैसे मांगने वाले नहीं होते, कुछ कुछ केसेस में पैसे पड़े ही होते हैं ऐसे अनक्लेम्ड, बहुत पैसे होते हैं इनके पास, तो इसीलिए इतने कैश रिच है ये। 7% देते हैं, और LIC का लगभग हर बड़े कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है, जो 20%, 30%, 40% ऐसे ही दे देता है साल का, तो इसलिए ये बहुत कमाते हैं। अपने से कम परसेंट पे लेते हैं और आगे ज़्यादा परसेंट पे चढ़ाते हैं। मंथली, मंथली कंपाउंडिंग, 10 साल 12 मंथ्स, 120 का पीरियड, एन 120। नहीं नहीं, वो बोलता हूँ मैं तेरे को क्लास के बाद, वो करेंगे अपन, वैसे एक अपना टॉपिक है ही वो, तब करने वाले अपन। 1.1 क्यों लिया तूने, 10%, पर वो मंथली लेना पड़ेगा तेरे को। हाँ, वो मंथली रेट लेना पड़ेगा, और एन भी मंथली लेना पड़ेगा। 120, 1.08333 इंटू 5,000। हाँ, मतलब उससे क्या फर्क पड़ रहा है तेरे को। फुली अमाउंट पे होता है ना। हम्म 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 हाँ हाँ, तो पर इन्वेस्ट करेंगे ना कहीं तो, है ना, आइडल थोड़ी पड़े रहेंगे फंड्स, ठीक है। तो देखो, ये सारी चीज़ें थी जिसमें ये रियल लाइफ में तुमको बहुत काम में आएगा, ठीक है, और इंटरेस्टिंग है, मतलब मज़ा आएगा। और अब तक अगर तुम्हें वो 12th का फाउंडेशन का टाइम वैल्यू ऑफ मनी डरावना लगता था, तो इसमें मज़ा आएगा तुमको, क्योंकि इसमें फॉर्मूला वर्मूला कुछ नहीं, एकदम अच्छे से पढ़ने वाले, तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैलकुलेट कैसे करना है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ऐसे वैसे करने वाले हैं। वैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक ही चैप्टर में ज़्यादा काम में आता है, एक दो, बाकी तो इसमें है नहीं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और बेसिक से ही करेंगे, ठीक है। अब तक किसी को नहीं समझा होगा फाउंडेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ का यहाँ पे यूज़ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अलग वे से कैलकुलेट करते हैं, तो वो वैसे एक होने वाला है आगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जिसमें FM काम में आता है। वैसे तो मेरे 2 रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स जो मैंने फील किए वो तुम्हारे साथ शेयर किए, वो कैसे काम में आए वो भी हमने देखे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अपन ने टॉपिक्स देख लिए, और क्या, कौन से टेस्ट है, तो क्या प्रॉब्लम, तो 4:30 को है ना, तो 6 बजे है ना प्रैक्टिस। दो पेपर, रुको ना, एक एक चीज, लास्ट चीज आज,
कुछ लिखवाया नहीं तो उद्घाटन नहीं होगा बुक का। नहीं नहीं, सबने तो नहीं लाई, ऐसे नहीं होगा। किसने लाई है बुक्स? अभी हाथ ऊपर नहीं करोगे चालू लोग। किसने लाई है बुक्स? हाथ ऊपर करो। बैग चेक करूंगा मैं। नहीं, नई कोरी बुक मिली। तूने लाई है ना संस्कृति? नचिकेत ने लाई है पर खाली ना। अच्छा, तो किसने नहीं लाई? तो क्या स्टोरी सुनने आए हो तुम? क्या बात, किसी ने लाई? इसने लाई, चलो इसने, जिनेश ने लाई है। और सृष्टि तूने लाई है? तुमने लाई है? परवनी लाई? तूने लाई? ठीक है, चलो मेजॉरिटी। सुनो देखो, वैसे भी टेस्ट पेपर्स आए नहीं अब तक, ठीक है। चलो लिखना मत, लिखना मत, बातें तो कर सकते ना। अरे वो किधर गई? देखो ये बेचारी मालूम तुमको 10:30 से एफएम के लिए रुकी है। तो सोचो, सोचो कैसे लगेगा उसको अगर। चलो वो भी छोड़ दो, अगर मैं 20 मिनट जल्दी छोड़ता हूँ तो 20 मिनट का नुकसान नहीं होता है। 40 लोगों के 20 मिनट जा रहे, 20 इंटू 40 1600 मिनट का नुकसान। 1600 मिनट का नुकसान। अच्छा 800 800 800। क्या हुआ? क्या करेंगे? ठीक है, चलो एक काम करते हैं, कल सब नोटबुक्स लेके आना याद से। नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं कल से, लेवरेज जिसका नाम है। बहुत इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग है वो टॉपिक, तो इसीलिए। और अटेंटिव सबने होना है। किसी का फोन बाहर दिखा तो मैं बोल दे रहा हूँ, मैं फोन ले लूंगा। मेरे को फोन बिल्कुल पसंद नहीं आता है बाहर, ठीक है। तो एकदम सिंसियरली अच्छे से कल न्यू टॉपिक बुक लाना है और अच्छे से मेंटेन करना है। और जिसको कलरफुल फॉर्म में करना है 2-3 पेन लेके आना। ओके, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।